लखनऊ से खबर है, जहां पर बसपा प्रमुख मायावती ने संगठन का किया है पुनर्गठन। जी हां, पार्टी को मजबूत करने के लिए सेक्टर व्यवस्था समाप्त हो गई है और बीएसपी में एक बार फिर से मंडल स्तरीय व्यवस्था लागू हुई है। पूर्व में 3-3 मंडल को सेक्टर बनाकर किए थे इंचार्ज अपॉइंट और अब वरिष्ठ पदाधिकारियों को मंडल प्रभारी बनाया गया है। प्रत्येक मंडल में प्रभारी और जिले में 4-4 जिला प्रभारी भी होंगे। प्रत्येक जिले में मुस्लिम ब्राह्मण भाईचारा कमेटी भी गठित होगी। और अधिक जानकारी के साथ घनश्याम निशान चौरसिया जुड़ गए हमारे सहयोगी लखनऊ से। घनश्याम, जिस तरह से पुराने पैटर्न पर मायावती फिर से वापस लौट आई हैं और कहीं ना कहीं ये पैटर्न थोड़ा उनके लिए सहूलियत भरा भी था, अब ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था संगठन में की गई है? यहाँ पर भाईचारा संगठन को लेकर भी कुछ बदलाव किए जा रहे हैं कि जिससे कहीं ना कहीं बसपा से जो एक मुस्लिम समाज छिटक गया था, जो सपा की तरफ चला गया, तो वो कहीं ना कहीं साधने की कोशिश है। इसके जरिए क्या कुछ रणनीति बीएसपी द्वारा बनाई जा रही है? देखिए दीपक, बसपा ने 2027 का लक्ष्य 2007 के नक्शे कदम पे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। उसने एक तो हाल ही में और 2022 में जितने भी कुछ बदलाव किए थे पार्टी स्तर पे, उसको पूरी तरीके से निरस्त कर दिया है। जो भी बदलाव, चाहे संगठन के तौर पे, चाहे कार्यकर्ताओं के तौर पे, पदाधिकारियों के तौर पे, सबसे पहले तो इसको उन्होंने सबसे पहले निरस्त किया। इसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि हम लोग सेक्टर व्यवस्था खत्म करेंगे। सेक्टर व्यवस्था में इनका यह था कि 3-3 मंडलों को मिलाकर के एक सेक्टर बनाया गया था। उस सेक्टर का प्रमुख होता था, वही सेक्टर प्रमुख अभी सभी तीनों मंडलों को जो है गवर्न करता था, उसको निगरानी रखता था, उस पे काम कराता था। अब उसको बंद कर दिया गया है। बसपा पुराने ढर्रे पर लौटने की कोशिश कर रही है और यही है कि अब मंडलीय स्तर की जो व्यवस्था थी बसपा की पुराने स्तर की, वो अब उस पे काम करना शुरू कर देगी। इसके अलावा हर प्रत्येक मंडल में प्रभारी और जिले में 4-4 जिला प्रभारी भी बनाए जाएंगे। यानी एक जो जिला होगा उसमें 4-4 प्रभारी उनके रहेंगे। हालांकि इसके पहले भी 4-4 प्रभारियों के बनाने की कवायद सबसे पहले मायावती ने शुरू किया था, लेकिन 2022 में इसको निरस्त कर दिया गया था। अब उस फैसले को भी निरस्त करके फिर से पुराने ढर्रे पे बसपा जा रही है। और इस जो बदलाव होगा, ये सभी सारे बदलाव में जो आकाश आनंद की भूमिका बेहद अहम होने जा रही है, क्योंकि वो पीडीए और जो सपा का पीडीए है और चंद्रशेखर रावण जो दलित वोटों के लिए लगातार बैटिंग कर रहे हैं, उनके बीच में पैक बना रहे हैं, उसको लेकर के भी जो है उसका जवाब देने के लिए भी आकाश आनंद को बीच में लाने की और पूरे जोर शोर से लाने की तैयारी कर रही है। वाम सेप को भी एक्टिव करने जा रही है बसपा। सबसे बड़ी खबर यही है कि वाम सेप जो रसातल में चला गया था, शांत हो गया था, वाम सेप को भी बसपा जो है अब एक्टिव करने जा रही है, पुनर्गठन करेगी। और ये जब पुनर्गठन होगा, वाम सेप को हम अपने जो दर्शकों को ये ऐसे समझा दे कि जिस तरीके से आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है, उसी तरीके से वाम सेप बसपा के लिए काम करती है। वाम सेप वो सारे काम करती है जो आरएसएस भाजपा के लिए काम करती है। वाम सेप लगातार दलितों के मुद्दों को लेकर के पूरे देश भर में लड़ाइयां लड़ती है, माहौल बनाती है और उस माहौल का सीधा फायदा बसपा सुप्रीमो यानी बसपा सुप्रीमो मायावती को होता है। तो अब उसका भी पुनर्गठन करेगी। उसके पुनर्गठन के साथ साथ जो है बसपा सुप्रीमो ने यह भी निर्णय लिया है कल की बैठक में कि बसपा का भी पुनर्गठन होगा, ताकि जो भी बदलाव हुए हैं उस बदलाव को फिर से रिस्टोर किया जा सके। पुराने नियम कानून कायदे जो बनाए गए थे, जिसमें रोस्टर और मंडलीय स्तर की व्यवस्था थी, उसको फिर से रिस्टोर किया जाए। और इसको रिस्टोर करने के बाद जो पीडीए है, पीडीओ को लेकर के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की नारा दे करके जो समाजवादी पार्टी को बेहद ज्यादा फायदा हुआ, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान हुआ, बसपा को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। ऐसे में उसको जवाब देने के लिए और चंद्रशेखर रावण जो सेंध लगा रहे हैं और सेंधी नहीं लगा रहे हैं, पहली बार में सांसद भी बन गए और अब जो है उनको जवाब देने के लिए आकाश आनंद को खड़ा करके, आकाश आनंद को नया प्रभार दे करके, नई जिम्मेदारियां दे करके, उनको प्रभावी बना करके इन लोगों को जवाब देने की कोशिश होगी। इसके अलावा मुस्लिम भाईचारा और ब्राह्मण भाईचारा को लेकर के भी कवायद बसपा सुप्रीमो करने जा रही है और इसी कवायद के जरिए 2007 में वो सरकार बना चुकी है। सोशल इंजीनियरिंग का नारा दे करके वो सरकार बना चुकी है। तो 2027 में अब फिर से एक बार ये तस्वीर दिखाई देगी
कि वो इन जो संगठन होगा, जो ब्राह्मण भाईचारा होगा, और चाहे ब्राह्मण भाईचारा के अलावा अगर हम बात करें तो मुस्लिम भाईचारा का भी उन्होंने नाम दिया है, और प्रत्येक जिलों में इसका भी गठन किया जाएगा। इसको लेकर के सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर के जो ब्राह्मण चेहरे होंगे, खासतौर पर सतीश चंद्र मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, और इसके अलावा जो मुस्लिम चेहरे हैं, जो पिछले कई बार से वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इन दोनों लोगों की जिम्मेदारी ये होगी कि पूरे प्रदेश भर में और जहां पर भी बसपा का संगठन हो, वहां पे मुस्लिम और ब्राह्मण का कई बड़े चेहरों को स्थापित करे और उनके जरिए लोगों के बीच में पैठ बनाने की कोशिश करे। और अब फिर से एक बार फिर काशीराम के रास्ते पे जो है जाने की कोशिश बसपा करेगी। उसमें अब 9 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि काशीराम की पड़ती है। ऐसे में पिछले कई बार से अगर देखा जाए तो कई सालों से तो नहीं, लेकिन जब सरकार थी, सरकार के बनने के पहले 2007 के पहले और 2007 के बाद जब मायावती मुख्यमंत्री बनी, तब 9 अक्टूबर को कई बड़े कार्यक्रम राजधानी लखनऊ में आयोजित होते थे। लाखों की संख्या में यहाँ पे पूरे देश और प्रदेश के कार्यकर्ता, जो दलित कार्यकर्ता थे, जो कैडर के कार्यकर्ता थे, जो बसपा के मूल कार्यकर्ता थे, कैडर के लोग थे, वो लोग यहाँ पे आकर के जो कार्यक्रम करते थे, उस कार्यक्रम को फिर से करने की शुरुआत अब बसपा करेगी। इसका भी निर्णय कल की बैठक में लिया गया है। पूरी बात अगर हम लोग इस बात बाबत दीपक समझ सकते हैं कि बसपा अब पुराने ढर्रे पे चल करके नए तरीके की बसपा का गठन करने की कवायद तेज कर दी है। और अब लगातार जो आधुनिक माहौल बना हुआ है, जिस आधुनिक माहौल में भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार बना रही है, जिस तरीके से फायदा नुकसान पीडीए को लेकर के या फिर जो मौजूदा हालत को लेकर के सपा को जो फायदा हो रहा है, और उसी के विपक्ष में देखा जाए, उसी के उलट देखा जाए तो बसपा को लगातार नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 सीटें लोकसभा में, 0 सीटें, इस तरीके के परिणाम आ रहे हैं। तो जाहिर बात है कि अब वो अपने आप को बदलाव करने की कोशिश कर रही है, और इस बदलाव में अपने पुराने नारे को भी और अपने पुराने मूल अवधारणा को भी वापस लाने की कोशिश कर रही है, जिसका बदलाव पिछले कई सालों में देखने के लिए मिला है। अब इस बदलाव के बाद अब वो अब फाइट करते हुए समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी के पीडीए से, भारतीय जनता पार्टी से, और यहाँ पे अपने आप को अस्थायी करने की कोशिश अब बसपा करेगी। और इसी को लेकर के कल की बेहद मैं कह सकता हूं कि पिछले 5 सालों में अब तक एक बार में इतना ज्यादा बदलाव एक बार में नहीं हुआ, और वो बदलाव कल की बैठक में मायावती ने लिया। इतना ज्यादा बदलाव कभी भी पिछले 5-7 सालों में बसपा एक साथ नहीं ले पाई थी, और ये बदलाव इस बात की ताकीद करती है, इस बात का परिणाम ये बताता है कि अब बसपा अब पुराने ढर्रों पे नहीं, पुराने ढर्रों के जरिए अब नए तरीके से रणनीति और नए तरीके से राजनीति करने के लिए अब तैयार होगी। जी दीपक। बिल्कुल घनश्याम, मैं कम शब्दों में एक उत्तर और चाहिए कि जिस तरह से अभी हाल ही में देखें हम मायावती को, तो जब आप कह रहे हैं कि मायावती की सरकार थी, उस वक्त उनका खुद का वोट बैंक भी था, ब्राह्मण भी उनके पक्ष में था और साथ ही साथ मुस्लिम भी उनके पक्ष में था, मुस्लिम समुदाय भी अच्छे खासी तादाद में थे। लेकिन अब देखें कि जिस तरह से चंद्रशेखर की पार्टी अलग बन गई, तब ऐसी कोई पार्टियां थी नहीं ज्यादा। अब अगर इसी के नाम पर देखें तो सुभाषपा अलग हो गई है और निषाद पार्टी अलग है, बहुत बहुत अलग अलग समुदाय और हो गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं मायावती के लिए बहुत मुश्किल पैदा करेंगे। और मुस्लिम वोटर के लिए मायावती वो हित वाले बयान मुस्लिमों के लिए देंगी नहीं, क्योंकि उनकी पता नहीं क्या निजी ऐसी मजबूरियां हैं कि वो अब ऐसे मामले छेड़ती नहीं है। तो कैसे वो अपने आप को पार्टी में कुछ मूलचूल बदलाव करके समेट पाएंगी, या फिर वो ख्वाब जो पुराने थे, जो रुतबा उनका जो पहले था, वो वापस आ पाएगा? देखिए दीपक, बिल्कुल निश्चित तौर पे मायावती की राजनीति के एक ढर्रे के बारे में आपने 2 शब्द में बता दिया कि मायावती उन सब बातों को, उन सब मुद्दों को सीधे हमलावर नहीं होती हैं, लेकिन उनका एक और शब्द होता है। वो कहती हैं कि हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है, जितना हिंदू दलित और को लेकर के चलती है उतना ही मुसलमानों को लेकर के चलती है। मैं कट्टरवादिता का विरोधी हूँ, कट्टर का विरोधी, कट्टरता का विरोधी हूँ, चाहे वो हिंदुत्व में हो चाहे वो मुसलमानों में हो। वो इस बात को कह करके वो जो है इस चीज को बैलेंस करने की कोशिश करती हैं। पिछले कई बार के चुनाव में हम लोगों ने देखा मुस्लिम टिकटों की जो है भरमार देखने के लिए मिली बसपा में, लेकिन वोटर नहीं वो आ पाया। उसका कारण ये भी है कि हिंदुस्तान की राजनीति में या फिर आप प्लान ए में है या प्लान बी में है। प्लान ए प्लान बी को मैं इस तरीके से करूंगा, या फिर आप इस पाले में हैं या फिर आप उस पाले में हैं, या फिर मुस्लिम विरोधी हैं या फिर मुस्लिम पक्षी हैं, मुस्लिम हितैषी हैं। इस तरीके के चेहरा दिखाने की कोशिश होती है। तो ऐसे में बसपा न्यूट्रल गेम
करने की कोशिश करती है, और यही कारण है कि मुस्लिम वोटर्स अब बसपा से छिटक करके जो सीधे तौर पे उनकी बात करता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से जाती है। अब उसको समेटने की कोशिश होगी, अब किस तरीके से समेटने की कोशिश करेंगी अब ये तो बसपा तय करेगी। लेकिन अब दूसरे सवाल का जवाब दे कि कई छोटी छोटी पार्टियां बन गई है, वो दिक्कत खड़ा करती है बसपा के लिए। तो जो छोटी छोटी पार्टियां बनी है, और खासतौर पर बामसेप को भी खत्म कर दिया मायावती ने। अभी एक हाल ही में, दीपक एक छोटा सा जवाब दे दूं, एक हाल ही में जो बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने कहा कि अब आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है, अब भाजपा खुद ही बहुत जो है सक्षम हो गई है कि वो चुनाव को जीत सके, चुनाव को अपने ढर्रे पर ला सके। बस उस ऐसे में जो है आरएसएस ने कड़ी विरोध दर्ज कराया था, और नतीजा ये रहा लोकसभा में बहुत बुरी हार, बहुत बुरा हार कह सकते हैं जिस तरीके से देखा हालांकि बिल्कुल सामना करना पड़ा। तो ठीक उसी तरीके से जो बामसेप और बसपा के साथ भी वही है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि हालांकि जो मूलचूल परिवर्तन अगर जो कर रही है मायावती वो कितने सफल हो पाते। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए घनश्याम आपका। तो जिस तरह से मायावती अब फिर से अपने पुराने ही नीति नियम लगातार पार्टी में लागू कर रही हैं, अब देखना होगा कि इसका आने वाले चुनाव में कितना लाभ मिल पाता है।